हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एसीटी क्लासेस। आप सभी लोगों को पता है कि मैंने आपको बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। जब हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो वीएलडब्ल्यू के पोस्ट्स निकाले थे, दैट्स द पंचायत सेक्रेटरी। इफ वी टॉक अबाउट द वीएलडब्ल्यू इन द लैंग्वेज ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, तो एक्चुअल में उन पोस्ट का नाम पंचायत सेक्रेटरी ही है। तो उसमें आपका इंडियन पॉलिटी का एक सेक्शन है जिसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ने हैं। हालांकि मैंने वो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, लेकिन जब हम इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आधा अधूरा रह जाता है तब तक जब तक हम इसकी डेवलपमेंट ना देखें, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, किस तरीके से। ऑल्दो जब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं तो उसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर हिस्ट्री में हमारे पास एक पीरियड है जिसको हम 1773 से लेकर के 1947 तक जो है हम टाइम पीरियड को डिफाइन करेंगे। उसको हम बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, किसमें, प्री इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी से पहले पहले, वो स्टार्ट होती है 1773 से लेकर के 1947 तक, उसको प्री इंडिपेंडेंस कहते हैं। और फिर बाद में क्या डेवलपमेंट हो गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड्स जितने भी 1947 ऑनवर्ड्स जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स, एक्ट्स वगैरह आ गए हैं, वो आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में। अब यहाँ पर हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस में है, यानी कि आज़ादी से पहले पहले क्या पीरियड था हमारा, उसमें हमारा सबसे पहले कंपनी रूल था। यानी कि पहले उसको हम कंपनी रूल कहते देखिए 1600 ईडी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ मतलब स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद कंपनी ने स्टार्ट किया था रूल। पहले तो वो ट्रेड के लिए आए थे और बाद में उनको जो है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक। तो उन्होंने कहाँ से कहाँ तक 1773 से लेकर के 1858 तक रूल किया है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना पावर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, उसके बाद पावर्स ट्रांसफ़र होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को, जिसको हम क्राउन रूल भी कहते हैं। और क्राउन रूल जो स्टार्ट होता है वो होता है 1858 से लेकर के 1947 तक वो चलता है। और इसके बाद जब हम 1940 इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो लैंग्वेज है, क्या उसमें टर्मिनोलॉजी है, कुछ फैक्ट्स हम एट द एंड इसमें डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन का दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल लेवल के पोस्ट का दे रहे हो, या आप जेकेएसएसबी का किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, अगर उसमें इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होती है कब, 1773 से लेकर के। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया, यानी कि ये एक गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टेप लाया, यानी कि उनका एक पहला स्टेप था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी उसके जो अफेयर्स थे, यानी कि वो किस तरीके से अपना गवर्नमेंट संभालेंगे, अपना कंट्रोल संभालेंगे इंडिया में, उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है उन्होंने लागू किया हुआ है। किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इसमें क्या था, इन्होंने सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम दे दिया है। जो गवर्नर उस जमाने में प्रोविंसेस होते थे, यानी कि बंगाल एक प्रोविंस है, बिहार एक प्रोविंस है, इसी तरीके से बाकी सारे प्रोविंसेस है। तो बंगाल के प्रोविंस का जो गवर्नर था उसका जो नाम इन्होंने रखा है वो रखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो थे, ये नाम याद रखना क्योंकि नाम अक्सर पूछे जाते हैं। लॉर्ड वारन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, ध्यान रखें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहाँ पर जब मैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एडिशनल बताना चाहता हूँ। जब मैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बेशक हम हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम रेगुलेटिंग एक्ट, बाकी सारे एक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको वो मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ने हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे और इंडियन पॉलिटी में कैसे इसमें से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जब हम इन एक्ट्स की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब आपको सवाल पूछेंगे तो आपको यही सारे सवाल पूछेंगे कि
जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया है उसमें उन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया है उनका नाम क्या था, तो याद रखना है आपको लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। लेकिन जब हम ये देखते हैं इंडियन पॉलिटी के नाम से तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड इन सारे मैटर्स में क्या अफेयर्स है, क्या पॉइंट्स है जो इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा वैसा ही है, जुडिशरी के साथ इन्वॉल्व है। जब 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था और जो जो उसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो सर एलजी इम्पे थे। और इसमें जो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो उन्होंने कोट किया था उसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 असिस्टेंट जजेस थे। ठीक है, तो इस कंपनी ने, इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने जितने भी सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में उनको ये एक्ट प्रोहिबिट करता था, यानी कि उनको मना था कि वो किसी भी प्राइवेट ट्रेड में यहाँ पर एंगेज ना हो। इंडिया में वो कंपनी के लिए ही काम करने आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए ही काम करेंगे। ये किस में लिखा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और हिंदुस्तानी जो यहाँ पर जो शहरी है, नेटिव इंडियंस है, उनसे वो ब्राइब्स ना ले, तो इसके लिए उन्होंने जो है तरह तरह के कानून बनाए थे। वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भी उन्होंने किया था। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को फिर बाद में अमेंड किया गया है और इसका नाम रखा गया है सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, ठीक। अब आते हैं हम दूसरे एक्ट पे जिसका नाम है पिट्स एक्ट 1784। इसको इंट्रोड्यूस किया था, जितने भी ड्रॉबैक्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उनको ओवरकम करने के लिए पिट्स एक्ट आ गया है। इस पिट्स एक्ट का नाम जो इसका दिया था तब ये विलियम पिट्स के नाम से इसको दिया गया है, जो कि ब्रिटिश के उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इसलिए इसका नाम पिट्स एक्ट कहते हैं, पिट्स एक्ट 1784। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल्स के पावर्स थे उनको थोड़ा सा कर्टेल किया गया था और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे उनको रिस्टोर किया गया था। यानी कि अभी जो मैंने आपको बोला था गवर्नर जनरल्स बनाए थे, जैसे कि बंगाल की हम बात करेंगे, इन्होंने गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया था, अभी इन्होंने वहां उसके पावर्स को थोड़ा सा कर्टेल करके तो फिर से रिस्टोर कर दिया है जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नर्स थे। अब जो कंपनीज के टेरिटरीज थे उनको, यानी कि जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनीज फैली हुई थी उसको ये बोल रहे थे कि ये ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया है, इसकी एक पोजेशन है, यानी कि कब्जा है। तो इसलिए उन्होंने जो अपना ब्रिटिश की जो उन्होंने जो है डायरेक्ट कंट्रोल किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल किया था और क्लियरली अपने पावर्स को, अपने जो है उनकी पॉलिटिकल फंक्शंस थी उसको 2 ग्रुप्स में बांटा है। ठीक है, उसको 2 ग्रुप्स में बांटा है, यानी कि अपना एक इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए जितने भी उनका जो एस्पेक्ट्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल थे या कमर्शियल थे, उनको 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने बनाया है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बनाया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जितने भी कमर्शियल अफेयर्स थे यानी कि बिजनेस रिलेटेड अफेयर्स थे वो कौन संभालता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संभालता था। और जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स या बाकी सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही संभालता था। ठीक है, ओके, सो अब हम आते हैं चार्टर एक्ट 1813 पे। तो ये जो चार्टर एक्ट है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चार्टर क्या होता है। चार्टर एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके राइट्स, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। तो इन्होंने जो चार्टर एक्ट लाया था ये 20 सालों के लिए लाया था। ठीक है, ऑलराइट। तो इस चार्टर एक्ट में जो मेन फीचर्स थे वो हम यहां पर देखेंगे। इन्होंने थोड़ा सा जो कंपनी का जो मोनोपोली सिस्टम था, मोनोपोली सिस्टम मतलब होता है कि बस वही काम करेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन सिर्फ मोनोपोली अलाउ की थी चाय के साथ, यानी कि वो चाय के साथ ट्रेड करेंगे और ट्रेड विद चाइना के साथ। और इन्होंने जो है चार्टर एक्ट 1813 में इन्होंने अलाउ किया था मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को, यानी कि क्रिश्चियंस इंडिया में आए और अपना जो उनका मजहब है उसको स्प्रेड करे, उसको फैलाए, तो जो बाकी मजहब के लोग हैं उनको वो कन्वर्ट कर सकते हो, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काम था क्रिश्चियन मिशनरीज का, तो उनको भी अलो किया गया था इसी चार्टर एक्ट 1813 में। और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया था कि वो टैक्सेस को इंपोज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं चार्टर एक्ट 1833 पे। अब देखिए यहाँ पर इस चार्टर एक्ट ने गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। यानी आप ये कह लो कि जो उस जमाने के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सारे इंडिया के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया था। और ये यहां पर याद रखें, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया थे। तो गवर्नर जनरल्स का जो काउंसिल है उसको सेपरेट किया गया था, यानी कि उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया है और लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए अलग काउंसिल बनाया गया है। और इस एक्ट ने सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हेड कोई बनाया था, यानी कि अब पूरे जहां जहां पर भी ब्रिटिशर्स की टेरिटरी फैली हुई है, यानी कि वहां पर जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा किया था, वहां वहां जो रोल जमाएगा, यानी कि जो एक लीडर बनेगा, वो जो है उस सारी टेरिटरी का, सारी इंडिया का जो ब्रिटिशर्स के अंडर है, उसका एक हेड है जिसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल एज अ कमर्शियल बॉडी सीज किया गया था और इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी करार दिया गया था। किस एक्ट में? 1833, चार्टर एक्ट 1833 में। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चार्टर एक्ट विच इज द, ये जो आया था ना, ये चार्टर एक्ट 1833, ये एग्जैक्टली 20 साल के बाद आया हुआ था। अब यहाँ पर आते हैं हम और 20 साल के बाद चार्टर एक्ट 1853 पे। इस एक्ट ने इट प्रोवाइडेड फॉर ए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो काउंसिल होता था, उसमें इनको कम से कम 6 न्यू मेंबर्स को रखना है। तो उन 6 मेंबर्स को, यानी कि वो जो 6 मेंबर्स काउंसिल एक बनाते हैं, तो उसका नाम रखते हैं ये लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। उन मेंबर्स का नाम रखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। तो उन्हीं ग्रुप को जो काउंसिल ये बनाते हैं, उस काउंसिल को क्या कहते हैं? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। तो इसी एक्ट में इन्होंने ये चीज भी इंट्रोड्यूस की थी कि इन्होंने ओपन कॉम्पिटिशन रखा था सिविल सर्वेंट्स में। लेकिन इस पे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि शायद इन्होंने यहाँ पर ही पब्लिक सर्विस कमीशन का किया हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। तो इंट्रोड्यूस किया था एक इंट्रोडक्शन दिया था सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट का। और इन्होंने जो गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के लिए इन्होंने एक गवर्नर को अपॉइंट किया गया था इसी चार्टर एक्ट 1853 में। तो ये कुछ फीचर्स थे 1853 चार्टर एक्ट के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये जो अब इसके बाद बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। 1858, देखिए 1858 तभी आता है जब रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हो जाता है। ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 आप लोग जो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा का पूरा पढ़ोगे। ठीक है। उसमें क्या चीजें हैं, कौन से लीडर्स थे, क्योंकि हिस्ट्री में आपको यही सब चीजें पूछते हैं। तो इसके बाद जो ये जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके बाद इन्होंने एक एक्ट लाया है, यानी कि बहुत सारी चेंजेस इसके बाद आने लगी है। जो अभी तक कंपनी रूल कर रही थी इंडिया पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है और अब आ गया है सारा जो ट्रांसफर पावर है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वो अब ट्रांसफर कर दिया गया है ब्रिटिश क्राउन तक, यानी कि वो दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो उसी यहां से ही 1858 से ही हमारा क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या? क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उन्होंने क्लासिफाई किया था, कुछ ब्रिटिश इंडिया को और कुछ प्रिंसली स्टेटस हुआ करती थी। ठीक है। और जो ब्रिटिश क्राउन का जो पावर था, उसको अब ये किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे? एक नया ऑफिस इन्होंने, एक नया पोस्ट इन्होंने क्रिएट किया है इस एक्ट में, जो जिसका नाम रखा गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी कि ये सारे जो ब्रिटिश क्राउन का जो पावर्स होगा, यानी कि ब्रिटिश से अब ये पावर्स जो है चलेंगे, तो ये सारा कुछ एक ऑफिसर देखेगा जिस पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब ये कौन है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? ये ब्रिटिश के कैबिनेट में एक मेंबर होता था और उसी का नाम, उसी में से एक पोस्ट निकाला गया, यानी कि इंडिया की जो गवर्नेंस है उसको देखभाल करने के लिए इन्होंने ये पोस्ट किया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट का ये एक मेंबर हुआ करता था। और अब ये अकेला बंदा तो सारा काम तो कर नहीं सकता था, तो इसके लिए एक काउंसिल की जरूरत होती है। जिस तरीके से अभी हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कैबिनेट के साथ मीटिंग करते हैं। ठीक है। कैबिनेट के साथ मीटिंग करते हैं। अभी कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट एक इंपॉर्टेंट, यानी कि जो मोस्ट सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड लीडर होते हैं किसी भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी में, तो वो कैबिनेट बनाते हैं। ठीक है। तो पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, फिर उसी में से खास चुन के, मतलब एक्सपीरियंस लोग चुन के फिर कैबिनेट बनाते हैं। इसी तरीके से ये उसी ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर हुआ करता था और यहाँ पर उनको एक काउंसिल बनाई गई थी। 15 मेंबर्स की एक काउंसिल हुआ करती थी, जो कि ये असिस्ट करते थे किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि रिप्रेजेंट करते थे पूरे इंडिया को। कहाँ? ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। समझ आ गया? ओके। अब हमारे पास तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑलरेडी था और अब तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आ गया था। लेकिन इस एक्ट
ये जो एक्ट आया था 1858 में, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब जो इंडिया का हेड है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि अब वाइस रॉय ऑफ इंडिया होगा। क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ, पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका नाम यानी कि उसका पद जो है चेंज कब किया गया था, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है अब उसको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और जो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को, एक ड्यूअल गवर्नमेंट को एबॉलिश किया गया था, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बोला था कि इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, उसको अब इन्होंने एबॉलिश किया गया था। यानी कि इन्होंने कमर्शियल के लिए अलग रखा था, और इन्होंने जो है बाकी कमर्शियल के लिए अलग रखा था, और बाकी पॉलिटिकल के लिए अलग एक बोर्ड रखा था। तो उसको अब इन्होंने एबॉलिश किया था। तो किसमें एबॉलिश किया था ड्यूअल गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए अब इसमें जो है मेन फीचर्स क्या रहेंगे, यानी कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स पॉलिसी बनाते थे या लॉज बनाते थे, तो उसमें कोई भी इंडियंस नहीं हुआ करते थे। लेकिन इसमें उन्होंने जो है बिगिनिंग हुई थी, ये एक जो है इंडियंस रिप्रेजेंट करेंगे लॉ मेकिंग पॉलिसीज में। ठीक है, जिस तरीके से ये लॉ कानून बनाएंगे या पॉलिसीज बनाएंगे, उसमें एटलीस्ट इंडियंस ये रहेंगे। जो वाइस रॉय थे, द वाइस रॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस, कुछ इंडियंस को वाइस रॉय नॉमिनेट करेंगे एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। ठीक है, 1862 में वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट करता है 3 इंडियंस को, जो कि राजा महाराजा थे, जिस तरीके से बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराजा थे और सीनो दिनहाक राव थे। ये 3 ऐसे इंडियन मेंबर्स थे जिनको लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया था। किसके लिए? जो लॉ मेकिंग पॉलिसी थी उसमें इंक्लूड किया था कि आपकी राय भी ली जाएगी। ठीक है, अब किस तरीके से वो राय ली जाएंगी, उसका माना था या नहीं माना था, दैट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, 3 मेंबर्स को लॉर्ड कैनिंग ने यानी कि नॉमिनेट किया था लॉ मेकिंग पॉलिसी के लिए। द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस वर रेस्टोर्ड। इस एक्ट में वाइस रॉय को ये एम्पावर किया गया था, यानी उसको एक अथॉरिटी दी थी कि आप जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो। ऑर्डिनेंस यानी कि कोई भी आप रूल इशू कर सकते हो या कोई भी आप ऑर्डर इशू कर सकते हो विदाउट कंकरेंस, यानी कि विदाउट परमिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, जबकि आपको इमरजेंसी में कोई ऑर्डर या कोई रूल पास करना होगा तो इसको, इस एक्ट में इसको जो है वाइस रॉय को इस चीज के लिए एम्पावर किया गया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो अब इस एक्ट में क्या मेन फीचर्स थे उन पे हम नजर डालेंगे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में जो मेन फीचर्स थे, देखिए इसमें सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार जो ब्रिटिशर्स ने इसका जो है शुरुआत की थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में अब नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। जो प्रोविंसेस से आएंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, ऐसे वो नॉमिनेटेड यानी कि उनको जो है वॉइस रॉय नॉमिनेट अब नहीं करेगा बल्कि वो इलेक्ट होकर के आएंगे। और उनको कौन इलेक्ट करेगा? म्युनिसिपैलिटीज करेंगे, मर्चेंट बॉडीज करेंगे एंड यूनिवर्सिटीज करेंगे। ठीक है, और इसमें इन्होंने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कुछ पावर्स बढ़ाए गए थे। अभी तक ये सवाल नहीं पूछ सकते थे, यानी कि अभी अगर वो नॉमिनेट करते भी थे, जैसे मैंने अभी आपको बोला था पटियाला के महाराजा थे और बनारस के राजा थे, तो उनको जो है एक राइट नहीं होता था कि वो क्वेश्चंस रेज करे काउंसिल में। लेकिन इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में उनको एक पावर दिया गया है कि वो क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं बजट पे, सिर्फ बजट पे। ठीक है, तो उस वक्त जो है बाकी उनको काउंसिल्स में जो किस तरीके से काम चल रहा है उस पर उनको वोट करने का राइट तो नहीं है, और ना ही क्वेश्चंस राइज करने का कि काउंसिल में क्या चल रहा है, लेकिन बजट पे वो क्वेश्चन कर सकते थे। अब आते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 पे। इस एक्ट को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों? देखिए, मॉर्ले एक अलग शख्स थे और मिंटो एक अलग शख्स थे। जो उस जमाने के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे और वाइस रॉय जो थे इंडिया के वो लॉर्ड मिंटो थे। तो दोनों ने मिला करके ये मतलब वो दोनों पावर में थे, तो इसीलिए इनका नाम, इस एक्ट का नाम जो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का दूसरा नाम क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अभी हम कुछ मेन फीचर्स की बात करेंगे जो कि इस
इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में थे। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी तक 16 नंबर थे, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के बाद 16 से सीधे 60 नंबर यानी कि 60 तक, 16 टू 60 तक इन्होंने नंबर को इंक्रीज किया गया है। यानी कि जो नंबर्स थे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यानी कि काउंसिल के, उसका 16 से 60 कर दिया गया है। और वाइस रॉय को ये एम्पावर कर दिया गया है कि वो किसी एक इंडियन को, एक इंडियन मेंबर को नॉमिनेट करे, किसके लिए? अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। पहले तो अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात चल रही थी, जिसमें पहले तो नॉमिनेट करते थे, फिर बाद में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। अब यहां पर जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी उनको एक पावर मिला हुआ है कि वो किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर सकते हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब जो थे, वो पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव को ज्वाइन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम सारे चीज जो है ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव। All right, so now we'll come to the next, which is the Government of India Act 1919, 1919। तो इस एक्ट को फोर्स में लाया गया है कब? 1921 में, ठीक है। इसमें आपको ये चीज भी याद रखना है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उस जमाने के, उनका नाम था एडविन मोंटैग, और जो उस जमाने के वॉइसरॉय थे 1919 के, उनका नाम था लॉर्ड शैम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड शैम्सफोर्ड वॉइसरॉय थे और एडविन मोंटेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। इस एक्ट ने डायरकी को यहां पर प्रोवाइड कर दिया है इंडिया में। डायरकी मतलब क्या होता है ना, देखिए हमारे कंट्री में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि कुछ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, कानून जब बनते हैं एग्रीकल्चर पे अलग बनते हैं, डिफेंस पे अलग बनते हैं, इसी तरीके से हेल्थ रिलेटेड जो पॉलिसीज वगैरह बनते हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो अब इस एक्ट ने क्या कर दिया, इसमें इन्होंने क्या बोला, कुछ सब्जेक्ट्स को हम ट्रांसफर करेंगे, जिनमें से एग्रीकल्चर आ गया, हेल्थ आ गया, और एजुकेशन जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे इनकी सिक्योरिटी के लिए, और इनकी जो पोजीशन थी ब्रिटिशर्स की यहाँ पर, उसके लिए जो हार्म नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए हैं प्रोविंसेस को, यानी कि जिस तरीके से हम बोलेंगे अभी स्टेट्स को, ठीक है। तो इन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स जो है प्रोविंस काउंसिल्स को जो है उनकी जवाबदेही प्रोविंस काउंसिल को ही देनी थी, यानी कि एक किस्म का एक स्टेट मिनिस्टर के समझ लीजिए आप। तो इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स जो है उन्होंने रिजर्व रखे थे, तो रिजर्व लिस्ट में उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे थे, जिस तरीके से उन्होंने मिलिट्री रखा, यानी कि, और जो फॉरेन अफेयर्स थे और कम्युनिकेशन थे। इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो बाकी सारे मैटर्स को, जो भी एक्ट्स और आर्टिकल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में आए थे। तो इन्होंने मिलिट्री, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन जो है रिजर्व रखे गए थे, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स जो है उस ट्रांसफर कर दिए गए हैं प्रोविंसेस में। ऑल राइट। और इस एक्ट में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है कि इस एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मतलब जो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, इस एक्ट में वो चीज़ जो है लाई गई थी। अब अपर हाउस जो है उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और जो लोअर हाउस था उसका नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जो अपर हाउस 1919 में था उसमें 34 इलेक्टेड मेंबर्स थे और 24 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, और टेन्योर था इनका 5 साल का। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स थे वो टोटल उनकी स्ट्रेंथ थी 144, जिसमें से 104 जो थे वो इलेक्टेड थे और 40 को नॉमिनेट किया गया था। इनका टेन्योर सिर्फ 3 साल के लिए था। मेजॉरिटी जो थी इन इलेक्शंस, इन अपर हाउस एंड लोअर हाउस में, वो थी बाई डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। ऑल राइट। तो इसी जमाने यानी कि जो है इसी एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशंस को भी इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्थापित किया गया था 1926 में, जो कि रिक्रूट कर सकते हैं सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है। तो ऑफिशियली जो है पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 को स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। तो वो जो है सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं। अब साइमन कमीशन की बात करते हैं। इस साइमन कमीशन को इसलिए स्थापित किया गया था, इसलिए बनाया गया था, अब जो एक्ट आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में, उसमें जो प्रोविजंस थे, ठीक है, उनको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है 7 ऐसे मेंबर्स को, जिनकी एक कमीशन बनाई गई थी, जिनका चेयरमैन रखा गया था किसको? जॉन साइमन को, सर जॉन साइमन को, ठीक है। तो इनको बोला गया था कि जो प्रोविजंस है इस एक्ट में आप जाकर के देख लीजिए और रिव्यू ले लीजिए किस तरीके से चीजें चल रही है। अब इसमें जो सातों के सातों जितने भी मेंबर्स थे इस साइमन कमीशन में, वो सारे ब्रिटिशर्स के थे। तो इंडियंस को ये बात पसंद नहीं आई और इसमें इंडियन पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं था, जबकि होना चाहिए था। तो उस जमाने के जितने भी पार्टीज थे, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, या बाकी सारी जितनी भी पार्टीज थी, तो उन्होंने इस साइमन कमीशन का बिल्कुल बायकॉट किया है
और बोला गया है, ये नारा दिया गया है, गो बैक साइमन, ठीक है, गो साइमन गो बैक का स्लोगन दिया था। किसने दिया था? उसमें बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे यूसुफ मेहर अली थे, लाला लाजपत राय थे और बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ये नारा दिया था, गो साइमन गो बैक, ठीक है। इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1930 में दिया था और इन्होंने जो डायरकी था, यानी कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे कुछ प्रोविंसेस को, जो इन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट्स रखे थे, उसको बोला गया है, यानी कि साइमन कमीशन ने बोला है कि इस चीज को आप एबॉलिश करो, इस चीज को आप खत्म करो। एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ब्रिटिश की, उनको आप जो है प्रोविंसेस में एक्सटेंड करो, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज कुछ जो है रिकमेंडेशंस दी थी और उन्होंने क्या बोला कि कम्युनल इलेक्टोरेट को आप कंटिन्यू करो। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब कि जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूंगा इस वक्त कि जो मुस्लिम्स को इलेक्टोरेट सेपरेट दिया गया था, अभी हम वो आगे देखेंगे, तो अभी चलो ये चीज हम आगे समझेंगे। अब हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 की। देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 को पहला एफर्ट माना जाता है इंडियंस की तरफ से कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने का उन्होंने पहला जो उसका एफर्ट है, यानी कि उन्होंने बोला कि हमें एक संविधान चाहिए, ठीक है। तो हमें एक संविधान की जरूरत है जिसमें ऐसे कुछ कानून होंगे, जिसमें कुछ गाइडलाइंस होंगे, जिसके जरिए हम अपने कानून बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, किस तरीके से देश चलाएंगे, हमें एक संविधान की जरूरत है। तो ये कब बनाई गई थी? एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि चेयर यानी कि जिसका चेयरमैन मोतीलाल नेहरू जी थे, तो उस वक्त जो फरवरी 1928 में उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया जिसमें उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की हुई है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसमें बिल ऑफ राइट्स है, यानी कि बिल ऑफ राइट्स आप सभी को पता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स है। तो और इन्होंने क्या बोला, जो कि जो मेन एंड वुमेन यानी कि सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मेन एंड वुमेन शैल हैव इक्वल राइट्स एज सिटीजंस, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि इन्होंने बोला है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी फेडरल मतलब कि जहां पर पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्रॉम सेंटर और स्टेट के दरमियान, ठीक है। तो और इन्होंने क्या बोला कि जो रेसिड्यूरी पावर्स होते हैं, यानी कुछ सब्जेक्ट सेंटर्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे सेंटर ही पावर लॉज बना सकते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे स्टेट्स लॉ बना सकते हैं। और जो चीजें नहीं होती है इस सब्जेक्ट में भी उस सब्जेक्ट में भी, दोनों सब्जेक्ट्स में नहीं होते, उनको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। और इन्होंने बोला उन सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो सेंटर उसके लिए कानून बना सकता है, ठीक है। इन्होंने इस चीज पर भी जोर दिया कि यहाँ पर बहुत, यानी कि यहाँ पर रिलीजन्स की डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो इन्होंने जो है बोला था कि स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन, यानी कि जिसको हम आज सेक्युलर स्टेट कहते हैं, कि अपना खुद का स्टेट का कोई मजहब नहीं है, बल्कि जो सिटीजन्स हैं, जो स्टेट में रहते हैं, जो कंट्री में रहते हैं, उनके मजहब को इज्जत किया जाए, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो कि इस नेहरू रिपोर्ट में थे, ठीक है। इट इंक्लूडेड अ सजेशन दैट द प्रोविंसेस शैल बी लिंग्विस्टिकली डिटरमाइंड। जिस तरीके से हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स को लिंग्विस्टिकली डिटरमाइन किया गया है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज उसको डिटरमाइन कर दिया गया है, उनको जो है बनाया गया हुआ है। इस तरीके से इन्होंने भी बोला था। लेकिन इन्होंने एक चीज यहां पर मेंशन की है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसी भी कम्युनिटी को नहीं दिया जाना चाहिए, और जो वेटेज माइनॉरिटीज के लिए उनका उन्होंने बोला है कि दे शुड नॉट प्रोवाइड this weightage for the minorities. Let me make you understand here what is the separate electorate here. देखिए ये जो separate electorate word है ना, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। उस ज़माने में जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते थे, यानी कि उनको पता है यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम जो है मोस्ट मेजॉरिटी है, ठीक है। तो उस वक्त जो है हिंदूज और मुस्लिम्स जो है बहुत ऑब्वियसली मेजॉरिटी में रहे हैं हमेशा से। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने मुस्लिम्स को अलग एक इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी जो मुस्लिम्स का जो इलेक्टेड पर्सन होगा उसको कौन इलेक्ट कर सकता है, उसको मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर सकता है, मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट कर सकता है। इसी को हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो जिस तरीके से अगर कोई हिंदू आता है या अगर कोई सिख कोई किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो उसको जो वोटर्स होंगे वो उसी कम्युनिटी यानी सिख कम्युनिटी से ही होंगे, तो वो अपने सिख को ही वोट देंगे। तो इस चीज़ को उन्होंने जो है नेहरू रिपोर्ट ने बोला था कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सारे सिटीजन्स हैं उन सभी को जो है इक्वल राइट्स देने चाहिए। फिर उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट के बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको कब पास किया गया था, जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी, उसके बाद जो है ये एक्ट आया था 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड एक एक्ट था, इसमें टोटल जो थे 32 सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डॉक्यूमेंट था ये। तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, अब हम उस पर नज़र डालेंगे। देखिए इसमें जो प्रोविजंस थे उन्होंने क्या बोला था कि हम एक इंडिया की जो फेडरेशन है
वो स्थापित करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे जो प्रोविंसेस थे या प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें हम क्या करेंगे, पावर्स को डिवाइड कर देंगे। तो कुछ हम फेडरल लिस्ट में रखेंगे, कुछ हम प्रोविंशियल लिस्ट में रखेंगे और कुछ कंकरेंट लिस्ट में रखेंगे। देखिए जो फेडरल लिस्ट है, फेडरल लिस्ट में उन्होंने 59 आइटम्स बनाए हुए थे। यानी ये क्या लिस्ट है, मतलब कि किस तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। देखिए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे अभी मैंने जो डायरकी वाला सिस्टम बोला था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और जो उन्होंने रिजर्व रखे थे वो सब्जेक्ट्स, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। वो चीज जो है वो ये वाला फेडरेशन वाला किस्सा नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको ये चीज समझना है, जो फेडरल लिस्ट में है वो 59 आइटम्स थे जिसपे सेंटर जो है कानून बना सकते हैं, और कुछ प्रोविंशियल लिस्ट में आते थे वो 54 आइटम्स थे जिन पे अपना जो प्रोविंशियल काउंसिल होता था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट आप कह लीजिए किसी भी प्रोविंस का, तो उसमें 454 आइटम्स को रखा गया था। और जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिन पे सेंटर एज वेल एज प्रोविंस का जो अथॉरिटी है वो पॉलिसीज एंड लॉज बना सकते हैं, वो कुछ ऐसे 36 आइटम्स थे। और जितने भी रेसिड्यूरी पावर्स थे, यानी कि जो रेसिड्यूरी आइटम्स है, जो ना फेडरल सिस्टम में है ना प्रोविंशियल सिस्टम में है, उनको हम रेसिड्यूरी लिस्ट कहते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो उन पे जो पॉलिसीज एंड उन पे जो लॉज बनाने का जो अधिकार था, एक हक था, वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के पास था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आ जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था, जो डायरकी वाला सिस्टम था वो जो इसको यहाँ पर उसको खत्म किया गया है। तो अब यहाँ पर जो सिस्टम दिया है प्रोविंशियल, ऑब्वियसली जब सब्जेक्ट्स गए हैं तो जाहिर सी बात है उन सब्जेक्ट्स को कौन बनाएगा, एक गवर्नमेंट बनाएगी। इसी तरीके से इस एक्ट ने एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्रिएट की है, यानी कि प्रोविंस को एक ऐसी अथॉरिटी दी है कि आप अब कुछ लॉस खुद बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो डायरकी वाला सिस्टम था अब इसको एबॉलिश कर दिया गया है। तो अब कुछ सब्जेक्ट्स में ऑटोनॉमी, यानी कि प्रोविंसेस खुद कानून बना सकते हैं। अब जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1935 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था। जितने भी ब्रिटिशर्स की यहाँ पर करेंसी को कंट्रोल करने के लिए या क्रेडिट के लिए जो कंट्री में उनको काम चलाना पड़ता था पैसों के रिलेटेड, उसको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ है। तो अब इसके बाद आता है प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी जो हमने देखा था, तो हमने क्या देखा था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो अराउंड 1926 आया था। तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप समझ लीजिए स्टेट, जिस तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उस किसी एक्ट में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद आता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर जो है उस जमाने के वॉइस रॉय जो लॉर्ड लिलिथगो जो थे, उन्होंने ये ऑफर दिया था, जो कि 8 अगस्त 1940 में जो उन्होंने ये ऑफर प्रोवाइड किया था। इस अगस्त ऑफर में, यानी कि ये जो अगस्त ऑफर था, इस अगस्त ऑफर में जो लॉर्ड लिलिथगो है उन्होंने ये बोला था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो रही है, चलो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम असेंबली बनाएंगे, यानी कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे इंडिया के लिए, ठीक है। और जो वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको भी अब एक्सपेंड किया जाएगा विदाउट एनी डिले। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगस्त ऑफर जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी में मंजूरी दी गई थी कि अब जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया था कि हम जो है इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अब फ्रेम करेंगे। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 के। आप जो इसके फीचर्स थे तो उनको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो है मार्च 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट के, उन्होंने क्या बोला था, विद अ ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द प्रपोजल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस प्रपोजल्स में क्या क्या चीजें थे आप ध्यान से सुनिए। इस प्रपोजल में ये लिखा गया था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया जाना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसको इंडिया के लोग जो है इलेक्ट करेंगे। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको इंडिया के लोग ही इलेक्ट करेंगे और वहां पर ही उनका संविधान बनना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडियन डोमिनियन स्टेटस। अब जो है ये उनको एक डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, एक किस्म की ये एक फुल फ्रीडम नहीं होती है, काइंड ऑफ ऑटोनॉमी मिल जाती है, लेकिन अंडर द ब्रिटिश रूल ही उनको जो है ये चीजें करने को होंगी। सो देयर शुड बी इंडियन यूनियन कंप्राइजिंग ऑल प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स। तो उन्होंने बोला है कि इंडिया का एक यूनियन होना चाहिए जिसके सारे जो प्रोविंसेस हैं और स्टेट्स हैं उसका एक यूनियन
बनना चाहिए। ये किसमें था? क्रिप्स मिशन में। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इस कैबिनेट मिशन 1946 के अंडर जितनी भी चीजें आ रही हैं अब हम उनको देखेंगे। देखिए, जब ये कैबिनेट मिशन 1946 आया था तो उस वक्त जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। उन्होंने एक कैबिनेट मिशन बनाया है, उन्होंने ही ये फॉर्मुलेट किया है कि जितनी भी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है इंडिया के, और जो आपको पावर ट्रांसफर करना है ब्रिटिश राज से लेकर के इंडियन लीडरशिप को, इसके रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है ऑब्वियसली वो आपको जो है डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, और इंडिया को प्रोवाइड कर दीजिए इंडिपेंडेंस अंडर द डोमिनियन स्टेटस इन द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस, यानी कि ब्रिटिश के अंडर ही उनको एक डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, एक इंडिपेंडेंस मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस मिशन में जो मिनिस्टर्स थे उनका नाम आपको बहुत ज़्यादा याद ज़रूरी नहीं है याद रखना, तो रखना भी चाहते हो तो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। द मिशन डिस्कस द फ्रेमवर्क, जितना भी फ्रेमवर्क था कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से ये ले डाउन करना है, क्या डिटेल्स इसमें चीज है, ये सारा किस में था? कैबिनेट मिशन में ही डिस्कस होना था। और इस मिशन ने सबसे बड़ा जो काम किया था वो ये किया था कि जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडियंस की, उसको इन्होंने नकार दिया था, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया था। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम्स के लिए इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड नहीं किया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने वो रिजेक्ट किया, बोला कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट अब नहीं दे सकते हैं। तो अब जो ये चीज खन की अब बाकी पार्टीज को, ठीक है, तो ये चीज भी एक्सेप्ट नहीं हुई। इसके बाद आता है माउंट बैटन प्लान 1947। तो 1947 में जब माउंट बैटन प्लान आता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इन्होंने एक प्लान को अनाउंस किया गया था। इस माउंट बैटन प्लान को 3 जून प्लान भी कहते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। माउंट बैटन प्लान को क्या कहते हैं? 3 जून प्लान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 जून प्लान है इसमें कुछ जो है प्रिंसिपल्स थे। देखिए, इससे पहले जो माउंट बैटन प्लान था, इससे पहले जब हम हिस्ट्री देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि पार्टीशन की, इस जमाने में 1947 में पार्टीशन का भी एक सिलसिला चल रहा था कि हमें जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये चल रहा था कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए और इंडिया को अलग कर दिया जाए। तब तक एक इंडिया कंबाइंड इंडिया था। ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने क्या बोला कि मुस्लिम्स को पाकिस्तान जो उनकी एक अलग स्टेटस मिलना चाहिए और इंडिया जो है यहाँ पर एक अलग कंट्री मिलनी चाहिए। तो इस पार्टीशन को इसी माउंट बैटन प्लान में मंजूरी मिली है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अब एक्सेप्ट किया, बोला है कि हाँ अब हम ठीक है, इस प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन जो है अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और जो सक्सेसर गवर्नमेंट यानी आने वाली सरकार जो होगी उसको अब डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी कि उनको एक ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, ये आता है 1947। ठीक, और इनको एक राइट मिलता है कि वो सिसीड कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आई एम सॉरी। ओके, सो 3 जून प्लान और माउंट बैटन प्लान के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। एक्चुअली ये जो था ये इंप्लीमेंटेशन था 3 जून प्लान का। जो माउंट बैटन प्लान हमने अभी देखा था उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ही ये सारी जितने भी प्रोविजंस थे ये उसका इंप्लीमेंटेशन था, जो कि ये वो माउंट बैटन प्लान था। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट को फोर्स में कब लाया गया है? 18 जुलाई 1947 को। इस इंडिपेंडेंस एक्ट ने इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा है, यानी कि जिसको हम आज इंडिया और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इस इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको डिमार्क करने के लिए इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसका चेयरमैन जो है सर साइरल रेडक्लिफ को रखा गया था। सर साइरल रेडक्लिफ जो है इसी ने वो चेयरमैन थे इस कमेटी के, जिन्होंने पूरे इंडिया और पाकिस्तान को बीच में जो है उन्होंने लाइन ड्रॉ की है, यानी कि बॉर्डर लाइन उन्होंने ड्रॉ की हुई है, इसलिए उस लाइन को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो इस एक्ट ने पूरे ऑफिस ऑफ द वॉइस रॉय को अब क्या कर दिया है? उसको अब एबॉलिश कर दिया है। जो वॉइस रॉय होते थे अब उसको एबॉलिश कर दिया है। अब गवर्नर जनरल आ गए हैं फिर से। तो लॉर्ड माउंट बेटन जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया थे। ठीक है, इंडिया नहीं, डोमिनियन इंडिया। तो डोमिनियन इंडिया के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंट बैटन। ओके, सो लेटर जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, उसमें इलेक्ट की गई थी, तो उसके बाद आते हैं हमारे सी राजा गोपाल आचार्य जी, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया बनते हैं। ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने के लिए है। क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इलेक्ट किया गया था किसको? राजा गोपाल आचार्य जी को एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब हम आते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। जो है 50 मिनट्स का बन गया है, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी।
नीदर आई एम फीलिंग वेल टुडे, आई एम नॉट वेल, मैं थोड़ा बीमार हूँ, तो इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी फैक्ट्स के रिलेटेड हैं, जो मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो के एंड में करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया, पूरा डेवलपमेंट पढ़ना पड़ा प्री इंडिपेंडेंस का, तो इसलिए जो है थोड़ा सा ये लंबा बना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 वीडियोस में वीएलडब्ल्यू की पूरी पॉलिटी खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आप सभी लोगों को ये हिस्ट्री समझ आ गई होंगी, समझ के याद ही तो रखना है। तो आपको ये पीडीएफ जो है कंपाइल्ड पीडीएफ आज तो नहीं मिलेगी, बल्कि जब मैं दूसरा लेक्चर लाऊंगा इसका तभी मिलेगी। या आपको कहाँ पर मिलेगी? EACT क्लासेस ऐप पर ही मिलेगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐप की भी लिंक है, और बाकी जितने भी सारे आप नोट्स मांग रहे होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको प्लेलिस्ट का लिंक सब कुछ ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप एक बार ही उसको चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।